चुनावी बिगुल पूरी तरह से आज बच चुका है। जी हां, चुनाव आयोग ने आज रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का आज ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज यानी कि 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 3 राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी कि सिर्फ 9 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। रिजल्ट 4 मई को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि 5 राज्यों यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए। पहला था एसआईआर, जिसमें यह निश्चित किया गया कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में ना रहे। दूसरा था कि मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन के बाहर ही रखा जाएगा। वोट देने के बाद उसे वापस ले सकेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2021 में इन सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। असम में 3, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। तारीखों के ऐलान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 चुनाव आयोग को यह दायित्व देता है कि वह पात्र लोगों को सूची में रखे जो मतदाता 18 साल के हैं, भारत के नागरिक हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद अब कोई राज्य नई घोषणाओं के ऐलान नहीं कर सकता है। हिंसा को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक जो घटनाएं हुई वे आचार संहिता लागू करने के पहले हुई हैं, यानी कि आज के बाद अब जो भी घटनाएं अगर होती हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आयोग मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए चारों राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगे क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाएंगे, उसके बाद रणक्षेत्र में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देश के इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों का सिर्फ इन्हीं सूबे के सियासी तय नहीं होगा, बल्कि इससे देश की दशा और दिशा भी तय होने वाली है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल एक ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक सत्ता में नहीं आ पाई है, जबकि असम में तीसरी बार, पुडुचेरी में दूसरी और सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से बेताब है। ऐसे में बंगाल से लेकर केरल और तमिलनाडु तक किस तरह की क्या चुनौती है और क्या सियासी गणित है, आज हम पूरी तरह से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सुनिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कुछ कहा है। The Commission also facilitated the BLOs for doing an excellent work for the SIR. The Commission also interacted with the young and first-time voters and also our sweep icons who are engaged in voter awareness activities. As all of you are aware, these 5 states and UTs represent distinct geographical and cultural landscapes of India. These elections represent not only a democratic exercise, but also the cultural richness of India and truly reflect the unity and diversity of our nation. Pure electoral rolls are the bedrock of any democracy. With this objective, the special intensive revision is being conducted as per Article 326 of the Constitution to ensure that no illegible elector is left out, while no ineligible person is included in the electoral roll. नेशनल कैपिटल नई दिल्ली के विज्ञान भवन से बड़ी सियासी खबर दे रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के चुनाव का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। असम की 126 सीट्स और केरला की 146 पर 9 अप्रैल को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। वहीं पुडुचेरी की 40 सीट पर सिंगल फेज में चुनाव होगा। तमिलनाडु की 234 सीट्स पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। सबसे ज्यादा सीट्स वाले वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स पर 2 फेजेस में वोटिंग होगी। 23 अप्रैल को 152 सीट्स और 29 अप्रैल को 142 सीट्स पर। सभी राज्यों के रिजल्ट्स 4 मई को डिक्लेयर किया जाएंगे। इसके साथ ही देश में अगले बड़ा सियासी मुकाबले की तैयारी शुरू
हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नई मेजर्स भी अनाउंस किए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन्स डिपॉजिट करने की फैसिलिटी और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी कार्ड, साथ ही इलेक्शन प्रोसेस को सीमलेस बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट लॉन्च किया गया है और काउंटिंग के दिन पोस्टल बैलेट्स को EVM काउंटिंग से 2 घंटा पहले काउंट किया जाएंगे। जय हिंद, मैं हूं तेजत अलनकरोल, सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र पाल के साथ नई दिल्ली से। तो प्रतिक्रिया आपने सुन ली है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ रण क्षेत्र में जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी है। तपोष पाल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष त्यागी जी हमारे साथ है। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए रामप्रकाश पांडे जी है। रामप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विश्वनाथ मिश्रा जी, विश्वनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत आगे बढ़ाऊंगी। तपोष पाल जी, आपसे रण क्षेत्र की इस चर्चा को आज की शुरुआत मानते हुए आगे बढ़ाते। तपोष पाल जी, जिस तरीके से आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है कि इतने फेज में इन तारीखों पर इन राज्यों में चुनाव होना है, जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो आपकी पार्टी की चुनावी रणनीति क्या रहेगी इन चुनावों के लिए? तपोष पाल जी, देखिए, हमारी सिर्फ एक ही रणनीति है कि भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी, इससे मुक्ति दिलाएं पूरे वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को। सत्ता विरोधी लहर है, इस लहर को जो है हम जन जन तक पहुंचाए और इसको वोट में कन्वर्ट करें। स्थानीय गुटबाजी जितनी है उसको जो है देखते हुए, और एक चीज स्थानीय गुटबाजी में इसीलिए कह रहा था कि मुस्लिम वोटों के लिए ISF अब्बास सिद्दीकी, हुमायूं कबीर की जो पार्टी है जो बाबरी मस्जिद बना रही है मुर्शिदाबाद में, वो CPI CPM जो है और कांग्रेस वो एक साथ बैठी हुई है, वो भी ये मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करे, और TMC। और ये चारों की चारों पार्टियां, जब ज्ञानेश कुमार जी वहां पहुंचे थे तो ये सब धरने पे थे। ममता बनर्जी खुद धरने पे थी 3-4 दिन वहां पे, और इनका यही था कि किसी तरीके से इस चुनाव को रोका जाए, किसी तरीके से इस पे जो है रोक लगाई जाए और फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको कमजोर किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने इन सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने चुनाव की घोषणा की। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव आयोग को, और जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं वो अब तन मन धन से लग जाएंगे चुनाव में। ये जो अटकलें चल रही थी वो खत्म होंगी। देखिए, TMC जो कि वेस्ट बंगाल की सारे जनता को ठग रही है और कंटिन्यूअसली इनके जो घोटाले हैं, रोज वैली चिटफंड का घोटाला, कैश फॉर क्वेरी का घोटाला, SSC घोटाला, नगर पालिका नगर निगम की भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन PDS का घोटाला, मनरेगा में घोटाला हुआ है, PM आवास में घोटाला हुआ है, और इनके जो मंत्री हैं उनके घरों से कंटिन्यूअसली 27 लाख करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, ये इतने गरीब राज्य में भी कंटिन्यूअसली इनके भ्रष्टाचार चरम पे है, और ये कंटिन्यूअसली इनके मंत्रियों के घरों से मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से पार्था चटर्जी इनके शिक्षा मंत्री वो जेल जाते हैं, ज्योतिर्प्रिया मल्लिक जेल जाते हैं, अनुव्रत मंडल जेल जाते हैं, जीवन कृष्ण साहा जेल जाते हैं, माणिक भट्टाचार्य जेल जाते हैं, चंद्रनाथ सिन्हा जेल जाते हैं, परेश पाल जेल जाते, कुंतल घोष जेल जाते। ठीक है, तमाम मंत्री पर आप जो कह रहे हैं, ठीक है, इसी बात का जवाब अब राम प्रकाश जी, ठीक है, आपकी बात को हम पूरी तरह से समझ गए। तमाम नाम आपके पास लिस्ट में शामिल है। राम प्रकाश जी, देखिए, चुनावों की तारीखों की घोषणा पूरी तरह से हो चुकी है। सबसे पहला सवाल मैं सारे प्रवक्ताओं से ओपनिंग कमेंट लूंगी कि आपकी पार्टी की चुनावी रणनीति इन चुनावों के लिए क्या है जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। दूसरी बात, TMC, रामप्रकाश पांडे जी, तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं तब तब हिंसा की तस्वीरें भी सामने आती हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बंगाल में होती है, तब उनके जो कार्यकर्ता लोग, उनके जो फैंस लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनकी बसों पर पथराव किया जाता है। क्या है रामप्रकाश जी, जवाब दीजिए। रामप्रकाश जी, आवाज आप तक आ रही है? पथराव हमारी शशि पांजा के घर पर हुआ है, किया है, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता, महिला और बाल मंत्री के घर में किया है।
तो इन्होंने अपना दर्शाया कि बंगाल में घुसते ये जो हैवानियत दिखाए हैं, इससे ही पता चल गया है कि इनका नहीं है। तो ये लोगों पर इस तरह का आतंक फैला के सोच रहे हैं जीते, तो पश्चिम बंगाल में ये संभव नहीं है। हैवानियत आप कह रहे कौन सी हैवानियत? राम प्रकाश जी, हैवानियत की आप बात करें, हैवानियत शब्द आपने इस्तेमाल किया है, कौन सी हैवानियत है? ट्रेनों में कहां से भर के लाए थे और वो हमारे शशि पांजा पश्चिम बंगाल की महिला मंत्री के घर पे पथराव किए और हमारे घायल किए। ये हैवानियत नहीं है तो क्या? अच्छा, और जो प्रधानमंत्री की रैली के समय पर प्रधानमंत्री जी जिस दिन आए थे, उनकी रैली में जो कार्यकर्ता, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पीएम को देखने के लिए तमाम उनके प्रशंसक पहुंचे थे, उनकी बसों पर पथराव करना, वहां जो लोग घायल हो गए, ये भी आपकी पार्टी पर आरोप लगे हैं कि टीएमसी की तरफ से ये पथराव किया गया। इसका कोई क्लियर निराधार है। ग्राउंड रिपोर्ट में हमने तो दिखाया और साथ साथ में मीडिया हमने किया है, निराधार है। हमारी मंत्री को और शशि पांजा जी के ऊपर में और साथ साथ में हमारे प्रेस रिपोर्ट, हमने प्रेस डिबेट भी किया कि भाई ये इस तरह से क्या है। प्रधानमंत्री जी का कम से कम अगर नहीं कर सकते हो सुचारू रूप से तो मत कीजिए। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था ना पश्चिम बंगाल में, शशि पांजा जी के ऊपर कैसे चलिए ठीक है संतोष जी से सवाल लेंगे। आपकी इस बात के घर पर किस तरह से पथराव किया गया, ठीक और है। एक वीडियो में साफ जिस समय तपोष पाल जी की स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करिए, वो कोई वीडियो दिखा रहे हैं एक बार। हाँ देखिए, ये इन्होंने ये जब मीडिया से नॉर्मल बात कर रही थी उस समय उनके शरीर पे कोई चोट नहीं था। जब उनके घर से निकल के वो मीडिया से बात कर रही थी उस समय उनके शरीर पे कहीं पर भी चोट के कोई निशान नहीं थे। और ये अचानक से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते तो इनके कमर में चोट लग जाता। बार बार यही कह रहे हम दिखा नहीं सकते ऐसी जगह चोट लगी, हम दिखा नहीं सकते ऐसी जगह चोट। और गर्दन में जहां पे वो दिखा रहे थे वहां पे भी कोई चोट नहीं था, चोट के निशान नहीं थे। और मैं एक चीज बता दूं, इन्होंने इनके जितने लोगों को इन्होंने पीछे खड़ा किया था उनके सबके दाहिने हाथ में पट्टी है, बाएं हाथ में किसी की पट्टी नहीं है। तो क्या मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या दाएं हाथ पे केवल पत्थर मारे हैं क्या? और वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको क्या मीडिया ने मारा है? जो मीडिया से अपने घर से निकलने के बाद जब मीडिया से वो बात कर रहे थे उस समय तो उनके गले में यहाँ पे कोई पट्टी नहीं थी, कहां से लग गई वो पट्टी? ये झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है राम प्रकाश जी, देखिए ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि चलिए ठीक है, अगर बीजेपी पार्टी हमला भी कर रही है तो क्या सारे कार्यकर्ताओं को एक ही हाथ में एक ही जगह पर चोट कैसे लग जाती है? अगर कोई भी पत्थर फेंकेगा, कोई भी हमला करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि उसका निशाना सारे कार्यकर्ताओं पर सटीक बैठेगा कि दाहिने हाथ में पट्टी लेके आप आ जाएंगे। ठीक है, इस बात का जवाब लूंगी, मुझे और भी बाकी लोगों से ओपनिंग कमेंट लेने हैं। संतोष जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान, सभी से वही सवाल है, आपकी पार्टी की चुनावी रणनीति क्या रहेगी? क्या इस बार आप गठबंधन में होकर, क्योंकि एक बड़ा सवाल रहता है इस बार के चुनावों में, क्या गठबंधन में होकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? संतोष जी नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। गठबंधन की बात तो हमारा आला कमान तय करेगा। हमारा जो आला कमान है और जो टीएमसी के नेता हैं वो बैठ के आपस में जो भी डिसाइड लेंगे, ये हमारे ऊपर का लेवल का मामला है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव बड़े अच्छे तरीके से हम वहां पे लड़ेंगे। मैं तो बीजेपी प्रवक्ता जो अभी जो बोल रहे थे टीएमसी और कांग्रेस वहां हिंदू मुस्लिम करती है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वहां पे कितनी आबादी है मुस्लिम की? वेस्ट बंगाल में कितनी आबादी है मुस्लिम की? जरा ये जवाब दें। फिर उस आबादी के आधार पे क्या ये किसी मुस्लिम को टिकट देंगे वहां पे बीजेपी की? अगर ये नहीं करना चाहें, अगर सिर्फ ये हिंदू करना करके देश के अंदर जिस तरीके से माहौल उन्होंने 12 वर्ष के अंदर में गर्म किया है और खराब किया है, इनसे आप क्वेश्चन कीजिएगा कि वहां पे कितनी आबादी है वेस्ट बंगाल में, और ये क्या मुस्लिम को कैंडिडेट बनाएंगे क्या वहां किसी को? ये दूसरी बात, हम वहां हमेशा शांति चाहते हैं, हिंदू को और मुस्लिम को कभी लड़ाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है उस आधार उन्होंने जो पीएम की वहां सभा हुई थी, तो ये तो
इंटेलिजेंस फेल है। अगर वहां पे पीएम की सभा हो रही है, उनकी सिक्योरिटी है, फिर भी उनकी सभा में इस तरीके की हरकतें हो रही है, तो इनकी क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी की होती है कि किसी भी मीटिंग में अपने ही लोगों के माध्यम से पथराव करवाए जाए। संतोष जी मैं मान रही हूँ, बिल्कुल सिक्योरिटी होती है। चाहे आपकी पार्टी का भी नेता अगर रैली करने जाएगा तो वहां पर सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात जब सामने आई, जब बस पर हमला हुआ तो बीच रास्ते में हमला हुआ था, शायद बीच रास्ते में हमला हुआ था, तो कहां तक सिक्योरिटी होनी चाहिए ये भी आप बताइए। तो पार्टी आगे से सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी। जी मैडम, कहाँ सॉरी, आपको भी पता है, आपका दिल बात रख के बोलिए कि हर चुनाव के बाद में ये दंगे होते हैं, और जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं जिसमें इनकी कोई चलती नहीं है, वो इसी तरीके करा के और अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। ये दिल पे हाथ रख के कीजिए कि ये सही कह रहा हूँ या गलत। ये जो बीजेपी के नेता है 24 घंटे हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान करने पे तुले हुए हैं। देश के अंदर क्या विकास किया 12 साल में ये तो बता नहीं पा रहे हैं। आज गैस सिलेंडर कितना मिल नहीं रहा है, लोग चूल्हे पे संतोष जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, आपकी पार्टी क्या करती है? आपकी पार्टी किन बातों पर बात करती है? आपकी पार्टी किन बातों पर बात करती है? मान लिया बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो आप लोग क्या अपने मुस्लिम वोट बैंक को नहीं बचाते हैं? जब ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं, आप टीएमसी का बहुत पक्ष ले रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बंगाल में होता है, ये बात सामने सबके सामने पूरा देश जानता है कि बंगाल में क्या स्थिति है, ये मुझे झुठलाने की जरूरत नहीं है। अगले 20 साल बाद जब देश की स्थिति खराब होगी ना, उसमें आप भी शामिल होंगे। जो आग लगाने का काम आप लोग कर रहे हो ना, तो बीजेपी जी, आप मुझे ये बात बताइए, आप लोगों को भी देश मुसलमानों को टिकट देने की बात कह रहे थे संतोष त्यागी जी, आप थोड़ा सवाल ले। चलिए ठीक है, तपोश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आगे जी जी जी। आपने प्रश्न पूछा था ना कि कोई जो है मुस्लिम कैंडिडेट को हम टिकट देंगे कि नहीं, भाजपा टिकट दे देगी, आप जीत की गारंटी देंगे तो हम उसको टिकट दे देंगे। आप बताइए, मैं मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दूंगा, आप जीत की गारंटी दीजिए कि वो भाजपा कैंडिडेट जीत के आएगा। आप लिख के दीजिए जीत के गारंटी, हम टिकट दे देंगे, ठीक है? जहां जहां आप लिख के देंगे अपने, हम वहां टिकट दे देंगे। और नहीं जीता तो आपको जो है वो पिनलाइज होना होगा। बताइए, आप लिख के देंगे तो आपके कहने पे क्यों टिकट दे? हम जो व्यक्ति जीतेगा उसके हिसाब से हम टिकट देंगे, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी टिकट देंगे, मुंह उठा के चले आओगे, कहोगे इसको टिकट दो उसको। चलिए ठीक है, विश्वनाथ जी भी हमारे साथ है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विश्वनाथ जी, चुनावों की तारीखें का ऐलान जो है हो चुका है, आपके चेहरे पर भी बहुत मुस्कुराहट मैं देख पा रही हूँ। आपने तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इस बार के चुनावों में क्या राजनीति आपको नजर आ रही है? क्या मुख्य मुद्दा होना चाहिए पार्टियों के पास? धन्यवाद शिवांगी जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है जब राजनीतिक दल अपनी कमियों को नहीं ढूंढते हैं, तलाशते नहीं हैं, और अपनी जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ के रूप में पेश करने लगते हैं। देखिए, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। विषय ये है कि पश्चिम बंगाल में क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल का ये प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की चर्चा में क्यों हो। पश्चिम बंगाल चर्चा में इसलिए है, पश्चिम बंगाल अकेला देश का राज्य है जहां पोस्ट पोल वायलेंस होता है, जहां लोगों को इस कारण से मारा जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी माताओं बहनों बेटियों के साथ रेप किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस पार्टी विशेष को वोट नहीं किया। और यह कारण नहीं है, मैं यह कारण नहीं कह रहा हूं, इसके बाकायदा जांच की है उसी राज्य की सरकार ने की है, उसी पुलिस ने की है। एक विधायक 2 पार्षदों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। सोचिए कितना दिल पे पत्थर रख के आरोप पत्र दायर किया होगा। 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में टीएमसी विधायक और 2 पार्षदों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। यानी इतने अकाट्य रहे होंगे कि जिनको आप ठुठला नहीं सकते हैं, मतलब आंख में धूल नहीं, वो परिस्थितियां कितनी गंभीर रही होंगी, इतनी अफसोस, इतनी शर्मनाक कि आप टीएमसी कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के सपोर्टर्स को मारा, हत्या किया, रेप किया, क्या क्या नहीं किया। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा अफसोसनाक मुझे लगता है देश में कहीं भी ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती, जहां पर लोकतंत्र में सामान्य, हमारे यहाँ परंपरा क्या है, परंपरा यह है कि चुनाव हो गया तो जिसने वोट दिया उसको भी छोड़ो, जो जीत गया वो सबका प्रतिनिधि बन जाता है।
और वो सब कुछ भुला देता है कि किसने वोट दिया कि नहीं दिया। जो जीता वो उन सबका प्रतिनिधि पूरे क्षेत्र का होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो परंपरा ममता दीदी ने बना दी है, वामपंथ तो 4 कदम पीछे था, ममता दीदी उससे 50 कदम आगे चली गई। मुस्लिम तुष्टीकरण को अपना हथियार बना करके इन प्रकार किसी तरीके से सत्ता में जीवित रहे। सामान्य रूप से माना जाता है ना कि कौन सा किसी भी चुनाव को डाइवर्ट करने या उसका रिवॉल्व किसके अराउंड होगा, तो नॉर्मली एक एंकरिंग मुद्दा होता है, एक सेंट्रल इश्यू होता है मुझे लगता है, और बाकी तो सब्सिडियरी इश्यूज होते हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं, जो एडिशनल्स होते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो एंकरिंग या मूल या सेंट्रल इश्यू है, मुझे लगता है पोस्ट पोल वायलेंस जो वहां के लोगों ने भुगता है, जो उन्होंने उनकी जीवन, मतलब आप सोचिए ना, उस व्यक्ति के, उस परिवार के, उस क्षेत्र के लोगों के जीवन में कितना अफसोसनाक, कितना शर्मनाक क्षण रहा होगा जब किसी दल को वोट देने के कारण उनको मार दिया गया, उनके घर जला दिए गए, उनके घर मां बहनों बेटियों के रेप किए। इससे ज्यादा और लीडर कौन कर उस पार्टी की? उस पार्टी की लीडर एक महिला है। इससे ज्यादा अफसोसनाक क्या हो सकता है? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, राम प्रकाश जी से आगे चर्चा करेंगे। ये दो लाइन और शिवांगी जी, यही नहीं, इसके बाद और अगला विषय है कि घोटालों की एक फेहरिस्त है। छोटा सा राज्य है, छोटे से विषय है, घोटालों की फेहरिस्त जानते हैं कितनी बड़ी है? फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, सोवान चटर्जी, मदन मित्रा को नारदा स्टिंग, पार्थ चटर्जी पूर्व शिक्षा मंत्री को स्कूल जॉब घोटाले के लिए गिरफ्तार किया गया, जीवन कृष्ण साहा टीएमसी विधायक को स्कूल जॉब्स में गिरफ्तार किया गया, शेख शाहजहां को भूप जब्त में गिरफ्तार, यौन उत्पीड़न में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, राम प्रकाश जी से सवाल लूंगी, संतोष जी उसके बाद आपके पास भी वापस आऊंगी क्योंकि उनका पहले भी नेटवर्क प्रॉब्लम था। राम प्रकाश जी देखिए, पश्चिम बंगाल पर इस बार सबसे ज्यादा फोकस है, सब लोग वही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल जो है चर्चा में बना हुआ है। इस बार के चुनाव में क्या दावा है कि इस बार चुनाव में हिंसा की तस्वीरें सामने नहीं आएगी? क्योंकि जब जब बंगाल का नाम आता है तो दूसरे दिमाग में नाम आ जाता है कि हिंसा। क्यों आखिरकार, क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है पश्चिम बंगाल में हिंसा? राम प्रकाश जी देखिए, हमारे यहाँ पर बड़े शांति प्रिय से ही इलेक्शन होगा, किंतु जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की संगठनिक कोई वो तो है नहीं, संगठन तो है नहीं, तो ये जानबूझ के यही करवाना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल को बदनाम करें। नहीं तो पश्चिम बंगाल में हमारी जीत हम पक्का जाते हैं, क्योंकि जिसका कोई नेता ही नहीं है वो क्या जीतेगा। तो ये किसी तरह से पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की एक पद्धति रहती है, और आए दिन ये बाहर से भी गुंडे बुला के पश्चिम बंगाल में इस तरह का कृत्य करते हैं। पांडे जी, जो विधायक है कहा, इनके ना कार्यकर्ता है पश्चिम बंगाल में ना कुछ है, करेंगे क्या? इनके पास जीतने लायक नहीं, क्षमता नहीं है, तो पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र है। अरे पश्चिम बंगाल में पहले कार्यकर्ता बनाए, उसके बाद बात करें। पश्चिम बंगाल में आपका ये है कि पार्टी पहले से गुंडे भेजती है, हमला करवाती है और नाम रख देती है कि टीएमसी हमला करवा रहा है, टीएमसी की वजह से हिंसा वहां पर हो रही है। आप कहना ये चाह रहे? संतोष जी, फिर विश्वनाथ जी के पास वापस आऊंगी। जी संतोष जी। मैं अभी जो राजनीतिक विश्लेषक थे तो अभी केरल को उस पर चर्चा कर रहे थे, बंगाल पे चर्चा कर, वेस्ट बंगाल पे चर्चा कर रहे थे। उनकी जीभ कहाँ चिपक जाती है जब मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, महिलाओं को नंगा करके जलाया गया था, उनके साथ बलात्कार हुए थे। सुनिए मान्यवर, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अगर उसकी कथा शुरू से शुरू करूंगा तो आप ये डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे। पूरी कथा अगर सब कुछ कांग्रेस की, सुनिए मेरी बात बंधुवर, सुन लीजिए, अगर कांग्रेस की पूरी कथा अगर यथावत बताना शुरू करूंगा तो आप डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे, विश्वास मानिए। सारा कुछ अगर फैक्ट खाली रखना शुरू करूंगा, विश्वास मानिए आप। कांग्रेस की चाटबाजी सुन लीजिए बंधु, पश्चिम बंगाल की आप चर्चा कर रहे हैं, जहां पर एक कहावत है 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरा में। आपके तो 2 विधायक भी नहीं है और दर्द आपको इतना हो रहा है, 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरा में, उसके बाद आपको इतना दर्द हो रहा है पश्चिम बंगाल में के लिए। सारा अपराध, सारा अत्याचार, अनाचार तो उस दल ने किया, टीएमसी ने किया, और दर्द आपको हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको क्यों दर्द हो रहा है मुझे ये समझ वाकई नहीं आ रहा है बंधु। आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब है कि आपका उस पूरे जो जितना अनाचार था, सुन लीजिए, इसका मतलब जितना कुछ, एक सुन लीजिए, आप जानबूझ करके ये सारी समस्या ले रहे हैं।
ये चुनाव आपके विरुद्ध चला जाएगा। जो 2-4 सीटें मिलने की संभावना वो सब समाप्त हो जाएंगी। जो अत्याचार अनाचार टीएमसी ने किया, इसका मतलब संतोष जी, आपके नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर नहीं पहुंच रही है। तपोष जी से आगे प्रतिक्रिया लेंगे। तपोष जी, देखिए राम प्रकाश जी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग वहां पर गुंडे भेजते हैं और हमला करवाते हैं, बदनाम करते हैं कि टीएमसी हमला करवा रही है। इस बात का जरा स्पष्टीकरण दीजिए तपोष जी। राम प्रकाश जी, पिछले डिबेट में हम मुझसे क्या कह रहे थे कि तुम्हारे जवान खींच लेंगे, तो गुंडे तो ये खुद ही हैं, ये हमको बता रहे हैं गुंडे हैं। ये इसी टीवी डिबेट में हमसे कह तुम्हारे जवान खींच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है मेरे पास। तो जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग टीएमसी के लोग करते हैं, गुंडई तो उनके मतलब आत्मा में समाहित है, रग में है। तो ये मुझे गुंडा बोलने से पहले मैं इन्हें गुंडा जो है वो जो देश के लिए कुछ किए नहीं है, मतलब देश के लिए आज तक तो इनका एक बता दे भारतीय जनता पार्टी का जो भी देशभक्त के घर का है। बसेज में गिरीश पार्क में, जो कि बिल्कुल से पॉश एरिया माना जाता है नहीं कुछ भी कोलकाता का, और वहां पे इन्होंने अपने गुंडों के साथ यहाँ पे जितने बसेस जा रहे थे उसमें पथराव करवा दिया, और फिर आके निर्लज्जता की तरह से वहां बैठ के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रहे थे हम दिखा नहीं सकते, ऐसे ऐसे जगह चोट लगी है। मतलब इतनी नीचतापूर्ण हरकतें वो केवल टीएमसी ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। आप लोग की हरकत है, क्या करेंगे उनको? अगर और वोटों का ध्रुवीकरण वो बहुत तीव्र है इस बार, वोट लेने के वो भी कर सकते हैं। आपके दल की महिलाएं ऐसा कर सकती हैं। बंगाल की जो जनता है कांग्रेस की महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती के अगेंस्ट में, क्योंकि टीएमसी में महिलाओं की शिक्षा को लेकर और उस पे जो जितने भी प्रहार हुए महिलाओं पे, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेकर में सिटिंग डॉक्टर, वर्किंग डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, उनको रेप करके मार दिया गया। संदेश खाली का जो मामला आया उसमें टीएमसी के कार्यालय में बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। साउथ सिटी कॉलेज में, जो कि कोलकाता का एक जाना माना लॉ कॉलेज है, वहां पे एक गंदा वीडियो बनाया जाता है और वो टीएमसी के नेता रहते हैं और उसको जो है वो पब्लिश करते, बाद में टीएमसी जो है उसको पकड़ती है और जो भी करे। और कल प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकले, ऐसी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री कर रही हैं सार्वजनिक मंचों से, और 8 से लेके 9 चलिए बिल्कुल ठीक है तपोष, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब हमें आगे ये देखना होगा कि कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जो इस बार हावी रहते हैं, विपक्ष की एकजुटता हावी रहती है, किन क्या चुनावी रणनीति आप पार्टियों की रहते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल समय का अभाव है, आज की चर्चा को हम यही रोकेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, शाम 4 बजे चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ। तमाम पार्टियां अब जो है अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों की तैयारियों में जुट चुके हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से आपने रण क्षेत्र में देखा, पार्टी के प्रवक्ता अलग अलग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो चुनाव है अलग अलग राज्यों में खास तौर पर बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल पर मुख्य फोकस किया जा रहा है, लेकिन अब यह देखना होगा कि पश्चिम बंगाल से चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले जो हिंसा की तस्वीरें सामने आती है, जो इस बार टीएमसी दावा कर रही है कि हमारे यहाँ शांति का माहौल होता है, अब यह देखना होगा कि इस बार का जो चुनाव है वो कितना शांति प्रिय से होता है या फिर नहीं, कौन सी सरकार जो है वो अलग अलग राज्यों में सत्ता में आती है या फिर नहीं, किसका जादू जो है वो चलता है। फिलहाल के लिए आज के रण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।